So let us start with a quick recap of what we have learned in the last session. So I will not go into much of the details. Last lecture में हमने जो cover किया था उसमें से सिर्फ important points जो थे that we will see, and the most important point is Coulomb's law in vector form. तो हमने last section में Coulomb's law in vector form देखा था. So you must remember Coulomb's law in vector form. इस केस में हम फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं. तो इसके जो नोटेशंस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्शंस के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड नोटेशन फर्स्ट. सपोज हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स थे और रिमेंबर 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम नॉर्मली सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं. तो वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2. Let us say these 2 point charges are separated by a distance r. तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस में डिस्टेंस कितना है r. एंड ये दोनों चार्जेस कहाँ पे है? दे आर इन वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर बेसिकली. चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर 2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. चार्ज नंबर 2 भी चार्ज नंबर 1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. अगर चार्ज नंबर 1 फोर्स एक्सर्ट करता है तो चार्ज नंबर 2 उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. और अगर चार्ज नंबर 2 फोर्स को एक्सर्ट करता है तो चार्ज नंबर 1 उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. तो सिंपल. तो एज पर द नोटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन मतलब किसने एक्सपीरियंस किया? 2 ने. किसने लगाया फोर्स? 1 ने. तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज डिनोटेड बाय F21. दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर. सिर्फ डायरेक्शन होता है उल्टा R12 कैप. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय 2 एक्सर्टेड बाय 1. तो 1 क्या करेगा? उस चार्ज को पुश करेगा क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1. दिस इज फोर्स F21 और डायरेक्शन इज फ्रॉम 1 to 2. तो R12 कैप. सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1. तो अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स ही एक्सर्ट करेगा. इसका मतलब अगर पहला चार्ज दूसरे को पुश कर रहा है तो दूसरा चार्ज भी पहले को पुश करेगा. So there will be no pull here. There will be only push. So force acting on first charge due to second charge is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square R21 cap. तो सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. So this direction is R21 cap from 2 to 1. Right? Correct? तो अभी याद रखना force on A due to B डायरेक्शन होगा B to A. Force on A, charge A due to B, direction will be B to A. Force on C due to D, direction is D to C. Force on 10 due to 11, direction is from 11 to 10. Force on 8 due to 9, direction is from 9 to 8. Force on 9 due to 8, direction is from 8 to 9. ये आगे काम में आएगा. That is why you need to know this. But also, what do you see from this diagram? R12 कैप और R21 कैप दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या है? अपोजिट वेक्टर्स है. तो R12 कैप इज माइनस R21 कैप. तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था, व्हाट वी कैन डू इज इक्वेशन नंबर 1 में R12 कैप की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस R21 कैप बिकॉज R12 कैप इज माइनस R21 कैप. फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें से? व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे हम नेगेटिव साइन निकाल लेंगे कॉमन. नेगेटिव साइन कॉमन मतलब आउटसाइड बेसिकली. तो नेगेटिव साइड को बाहर लिख देंगे. नेगेटिव साइन बाहर लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो कौन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R21 कैप. कौन है ये? F12. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. पहली बात तो जब इक्वल लिखते हो, इक्वल लिखने का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड.
और माइनस लिखने का मतलब डायरेक्शन इज अपोजिट। तो हमने कुछ नहीं किया, ये R12 कैप की जगह पे -R21 कैप लिखा, फिर माइनस साइन को बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1/4πε0 Q1 Q2/R², R21 कैप। लेकिन ये कौन था? ये फोर्स था। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? वन। कौन एक्सर्ट कर रहा है? टू। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो F21 बार इज माइनस F12 बार। मतलब इसका मतलब एक्शन एंड रिएक्शन है। अगर पहले चार्ज ने दूसरे पे फोर्स लगाया है तो दूसरे ने भी पहले पे फोर्स लगाया है, इक्वल लगाया है, बट डायरेक्शन है अपोजिट। यहाँ तक क्लियर? तो नाउ वी कैन गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। देखो, द ओनली डिफरेंस इज, फर्क इतना है कि अब तक हमने दो ही चार्जेस की बात की है, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में दो चार्जेस ही होंगे ऐसा नहीं है। यू कैन हैव 3 4 5 10 100,000 10,000। तो यू कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस ऑल्सो। जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हो और एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल ये Q1 चार्ज था, लेट अस से दिस इज Q2 चार्ज, लेट अस से दिस इज Q3 चार्ज, लेट अस से दिस इज Q4 चार्ज, ऐसा करते करते n चार्जेस है। तो हमारे पास कितने चार्जेस है? n चार्जेस है। तो वी हैव फर्स्ट चार्ज Q1, let us say second charge Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 up to Qn। तो इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में, वेल बाय द वे, सबसे पहले तो आई विल जस्ट पुट डाउन व्हाट इज टाइटल ऑफ द टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस पहले अच्छे से समझ लेंगे, बाद में इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले उसी यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज अब यहाँ पे दो स्टूडेंट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, गैप है, गैप। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को क्या नाम है? डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आप पे चार्ज है क्या? नहीं, वी ह्यूमंस डोंट कैरी चार्ज, एक्चुअली वी डू कैरी चार्ज, पर मान लो, लेकिन हमारे पास क्या है? मास है। तो जब एक मास, एक पर्टिकुलर मास, फिर गैप मतलब नथिंग, फिर दूसरा मास, फिर नथिंग, फिर तीसरा मास, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट। अगर मास है तो डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन, अगर चार्ज है तो डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, हमारे पास मास या चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो मासेस में, दो चार्जेस में गैप नहीं है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मास है तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज है तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो मैंने चार्जेस लिए, ये कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट है, रिमेंबर दिस, ओके। देन अब क्वेश्चन ये था, हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है, और आपको पता है जहां जहां पे चार्जेस होंगे वहां वहां पे फोर्सेस होंगे। यहाँ पे सारे ही चार्ज पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे फोर्सेस आर ऑल रिपल्सिव। तो एक किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे, आई एम सेइंग वन पर्टिकुलर चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज Q1 या फिर Q2 या फिर Q3 या फिर Q4 या फिर Qn, तो कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे टोटल फोर्स कितना है? वी वांट टू फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, एंड दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको सिर्फ मेथड बताता है कि टोटल फोर्स अगर फाइंड करना है ऑन अ गिवन चार्ज, मैं ये वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ ऑन अ गिवन चार्ज, क्योंकि हमको एक सिंगल चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो आपको ये बताता है कि जब आपको टोटल फोर्स निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे टोटल फोर्स पहले चार्ज पे निकालना है Q1 पे, मैं आपको सेकंड चार्ज पे बताऊंगा बाद में। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन Q1, राइट? रिमेंबर, कभी भी एक बॉडी या एक चार्ज खुद पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। वन चार्ज विल नेवर एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ। कभी सुना है क्या मेरा खुद का मास मुझ पे ही ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहा है? सुना है? सुना है ऐसा कि अर्थ खुद पे ही ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहा है? नहीं, राइट? तो रिमेंबर दिस,
a charge does not exert force on itself. बाकी चार्जेस उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो अगर Q1 पे टोटल फोर्स निकालना है तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू? डायरेक्शन होगा 2 to 1। क्या आएगा? डायरेक्शन 2 to 1। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। करेक्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक डिस्टेंस नहीं है ना, पिछले केस में एक ही डिस्टेंस था, क्योंकि दो चार्जेस में डिस्टेंस एक ही होता है, सिंगल डिस्टेंस होता है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत सारे हैं, तो मैं डिस्टेंस को लिखूंगा R12। तो ये क्या लिखेंगे? R12। यहाँ तक क्लियर? देन अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है Q1 पे, तो पहले निकालो व्हाट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। जब आप फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकाल रहे थे तो बाकी सारे चार्जेस को निग्लेक्ट करना है, एज इफ दे आर नॉट देयर। मतलब पहले चार्ज पे जब सेकेंड चार्ज फोर्स लगा रहा है तो बाकी के चार्जेस इंटरफेयर नहीं करते उसमें, राइट। देन फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। तो ये डिस्टेंस आएगा R13 और ये भी रिपल्सिव है, तो डायरेक्शन देखो 3 to 1 है। तो फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 क्या। Similarly, find out what is force on 1 due to 4। तो ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्शन, दिस इज R14। तो फोर्स ऑन 1 due to 4 will be 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R41 क्या। ऐसा करते करते nth चार्ज, what is the force exerted by nth charge on first charge? Q1n F1n, the distance is R1n। so force on first charge due to nth charge is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Qn by R1n square Rn1 है। तो जब आप F12 निकाल रहे थे तो बाकी सबको निगलेक्ट कर दिया, जब आप F13 फाइंड कर रहे थे तो बाकी सबको निगलेक्ट कर लिया, जब आप F14 फाइंड कर रहे थे तो बाकी सबको निगलेक्ट किया। So according to principle of superposition, the total force acting on the first charge is given by F12 bar plus F13 bar plus F14 bar plus F1n bar। अगर 5 चार्जेस होंगे तो F15 तक, 4 होंगे तो F14 तक, बाकी सारे टर्म्स नहीं आएंगे। करेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब F12 हमको पता है, वी कैन सब्स्टिट्यूट F12। क्या है F12? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप। फिर F13 भी पता है, F14 पता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबका सब सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन। So we will derive final equation also, but before we start deriving final equation, थोड़ा सा theory यहाँ पे चाहिए, little bit not much। तो पहले आइडिया क्लियर कर लो एकदम। जब भी लॉ या फिर प्रिंसिपल ऐसा बोला हो उसका एक स्टेटमेंट होता है, तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? वेरी सिंपल स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारे पास कितने चार्जेस है? n मतलब लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। when number of charges are interacting मतलब they are exerting force on each other। when number of charges are interacting, the total force on any given charge, फिलहाल मैंने टोटल फोर्स किस पे कैलकुलेट किया? फर्स्ट पे। हम सेकंड पे भी कर सकते हैं, हम थर्ड पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। when number of charges are interacting, the total force on any given charge is क्या था? वेक्टर सम था। क्यों वेक्टर सम था? हमने क्या लिखा? फोर्स ऑन वन इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने डायरेक्शंस भी कंसीडर किए क्या? यस, दैट इज व्हाई द सम इज वेक्टर सम। so when n number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum क्योंकि एडिशन और क्योंकि डायरेक्शन भी लिया है तो वेक्टर सम ऑफ individual charges
ऑन दैट गिवन चार्ज, मतलब हमने क्या किया, पहले F12 फाइंड किया। जब F12 फाइंड कर रहे थे तो ये इंडिविजुअल फोर्स है कि नहीं, यस। वन पे कौन फोर्स लगा रहा है, टू, एक सिंगल चार्ज लगा रहा है, तो उसको क्या बोलते हो, इंडिविजुअल। बाकी सबको क्या किया, निग्लेक्ट किया। जब हमने F13 फाइंड किया तो फोर्स कौन लगा रहा है, थ्री, राइट, इंडिविजुअल है क्या, यस। बाकी सबको क्या किया, निग्लेक्ट किया। दैट इज वाई स्टेटमेंट लिखते वक्त यहाँ पे भी केयरफुल। तो स्टेटमेंट में you can write down when number of charges are interacting. Interaction मतलब exerting force on each other. When number of charges are interacting, then the total force, on any given charge, is the vector sum of, forces, due to individual charges on that given charge, तो गिवन चार्ज पे हर एक चार्ज इंडिविजुअली फोर्स लगाएगा और उन सारे फोर्सेस को हम ऐड करने वाले हैं। कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। यहाँ तक क्लियर, राइट। अब टू स्टार्ट विथ, डायग्राम में क्या क्या दिखता है हमको, कितने चार्जेस है, n पॉइंट चार्जेस है। तो सपोज वी हैव a configuration of, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। तो सपोज वी हैव अ डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n charges q1, q2, q3 up to qn as shown in figure, राइट। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज। गिवन चार्ज को मैं पहले q1 मान लेता हूँ, राइट। वी वांट टू फाइंड आउट what is the total charge, total force, not charge, the total force on charge q1। हमको चार्ज q1 पे टोटल फोर्स फाइंड करना है, राइट। तो कैसे करते हो, कैसे करना है हमको, पहले क्या करना है, हमको इंडिविजुअल फोर्सेस निकालना है। इंडिविजुअल फोर्सेस मतलब पहले चार्ज पे सेकेंड चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसको स्पेसिफाई कर देंगे। लेट F12 बार बी द फोर्स, किसने एक्सर्ट किया, किस पे किया, वन पहले लिखना, मतलब फर्स्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है कि एक्सर्ट कर रहा है। हाँ, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये कौन सा फोर्स है, F12, राइट, दिस इज F12। देन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब similarly you will have F13 force on Q1 due to third charge, F14 etc. तो हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो n के n चार्जेस फर्स्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो उसको स्पेसिफाई कर दो। तो F13 you will have F13 and F14 and F1n. F13 is force on Q1 due to F13 is force on Q1 due to Q3. F1n is force on Q1 due to Qn. Right. यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर, पक्का, नोटेशन समझ में आए, राइट। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल, according to superposition principle, the total force
द टोटल फोर्स, किस पे टोटल फोर्स, Q1 पे, द टोटल फोर्स ऑन Q1 इज F1 bar equal to F12 plus F13 plus F14 up to F1n। तो आप देखोगे कि यहाँ पे F11 नहीं है, क्योंकि ऐसा टोल्ड यू कोई भी चार्ज खुद पे कभी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। सिमिलरली ग्रेविटेशन में भी और खुद पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, हम खुद पे ग्रेविटेशनल फोर्स कभी एक्सर्ट नहीं करते। तो रिमेंबर F11, F22, F33, F44, F55 ऐसा कभी दिखेगा नहीं आपको। ये जो F12, F13, F14 है, ये फाइंड कैसे करोगे, कैसे फाइंड करोगे? हाउ डिड यू फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज? कौन से लॉ से फाइंड किया था? कूलम्ब्स लॉ। तो ये जो F12, F13 है, they can be found out using Coulomb's law, where F12, F13 up to F1n can be determined using Coulomb's law. Can be determined using Coulomb's law. और हमको पता है what is Coulomb's law. So you know what is Coulomb's law. So what is force on 1 due to 2? What is F12 bar? मैं काम करता हूँ because I am little lazy. मैं एक जनरल फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सभी में आएगा, Q1 सब में आएगा, राइट? Q1 सब में आएगा, R1 और डिस्टेंस तो स्क्वायर सब में आएगा, और डायरेक्शन भी सब में आएगा, करेक्ट? तो व्हाट आई विल डू हियर इज सिंपल थिंग, एक्सट्रीमली सिंपल। जब आप फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड फाइंड करो तो यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप। जब आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 फाइंड करोगे, राइट, तो यहाँ पे Q1 Q3 R13 स्क्वायर R31 कैप। जब आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n फाइंड करोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1n, और ये Rn1 कैप। यहाँ तक क्लियर, राइट? सिर्फ डायरेक्शंस अच्छे से देखना, 1 2 तो 2 1, 1 3 तो 3 1, 1 n तो n1 क्या है। यहाँ तक क्लियर? देयरफॉर ये सारे वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इफ आई सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, so substituting these values in equation number 1, okay, what happens? Just a minute. Oh, okay. Yeah, good. Then, if we substitute all these values, substituting these values in equation number 1, equation 1 क्या था? F1 bar equal to F12. What is F12? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12 square R21 cap plus F13 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q3 upon R13 square R31 cap plus up to nth charge के लिए 1/4 pi epsilon 0 Q1 Qn upon R1n square Rn1 cap। सब में क्या कॉमन दिखता है? 1/4 pi epsilon 0, और Q1 भी सब में कॉमन है। आप Q1 को कॉमन निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, इट इज योर चॉइस, राइट? डिपेंड करता है। जेई नीट में आई विल रिकमेंड कि आप Q1 को भी बाहर निकालो, क्योंकि फॉर जेई नीट आप इसको शॉर्टकट नोटेशन में भी लिख सकते हो। बताता हूँ कैसे। तो Q1 सब में से बाहर आ गया, अपॉन 4/0 बाहर आ गया, क्या बचा? Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप, Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप, प्लस Qn अपॉन
R1n स्क्वायर Rn1 कैप। नोट्स में मैंने Q1 को अंदर ही रखा है, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप। दैट इज फाइन फॉर स्टेट बोर्ड पर्पस, क्योंकि इतना पता लग गया बहुत हो गया। बट फॉर जेई नीट आप इसको और शॉर्टकट फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं। है वही, दे विल टेल यू फॉर अ डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n चार्जेस फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन थर्ड चार्ज। हमने कौन से चार्ज पे निकाला? फर्स्ट पे। वो क्या पूछ रहे हैं? थर्ड चार्ज। तो इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वी विल सी। अगर थर्ड चार्ज है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता अब, क्योंकि 3 3 नहीं है, राइट? गुड, तो रिमेम्बर दिस। देन इसको कैन वी राइट दिस इन सम शॉर्टकट वे? ऑफ कोर्स यस। आपको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन पता है क्या? मैंने बताया था, मैंने ही बताया था। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू 1000 तक लिखना हो तो हम लिखते नहीं बैठेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 से लिखते नहीं बैठेंगे। हम क्या करते हैं? समेशन का साइन यूज करते हैं। ये क्या है? नंबर है। नंबर को मैं I J K से डिनोट कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं डमी इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? I की पहली वैल्यू क्या है, आखिरी वैल्यू क्या है? तो लिखने के लिए लिखते हैं I = 1। इसको रीड करते हैं I runs from, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया? I runs from 1 to 1000। अगर 10,000 होगा तो 10,000, 1 लाख होगा तो 1 लाख, राइट? दिस इज शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलरली हमारे पास फोर्स ऑन 1 था Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे था Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप। इसको शॉर्टकट में अगर लिखना है तो लुक, सब में एडिशन हो रहा है क्या? यस। तो सबसे पहले जहां पे आपको लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन दिखे तो यूज दिस सिंबल समेशन। समेशन मतलब ऐड करना। देन इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट में क्या क्या है वो देख लो, राइट? Q नीचे R2, यहाँ पे R कैप, Q2 Q3 Q4 Q5 अप टू Qn। तो R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 2 से कहाँ तक गई? n तक। 2 3 4 5 6 मतलब n। क्लियर? नीचे क्या था? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 मतलब 1 और I, क्योंकि हम समेशन किस पे कर रहे हैं? डमी इंडेक्स पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? QI। I की पहली वैल्यू कितनी है? मैं सिर्फ नोटेशन चेंज कर रहा हूँ। I की पहली वैल्यू कितनी है? 2। तो Q2 R1I, 1I मतलब 1 2 1 2, राइट? देन 3, तो I की दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। Q3 R13 स्क्वायर, राइट? देन Q4 R14 स्क्वायर, Q5 R15 स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे 1 2 था तो यहाँ पे क्या था? 2 1। यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 आए तो यहाँ पे क्या है? आया 1। ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्म ऑफ डिनोटिंग द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, करेक्ट? अगर सेकंड चार्ज होता, सेकंड चार्ज पे फोर्स निकालना। और एक नोटेशन है बिफोर आई गो टू सेकंड चार्ज, आप समझेगा। अगर सेकंड चार्ज पे हो तो F2 जहां जहां 1 है वहां क्या आएगा? 2। यहाँ पे क्या आएगा? 2। यहाँ पे क्या आएगा? 2, बराबर। लेकिन I की वैल्यू अब कहां से स्टार्ट होगी? नहीं, 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन 2 कंसिडर नहीं होगा। क्यों? अगर सपोज इमेजिन यहाँ पे भी 2 आ गया। इमेजिन आप यहाँ पे लिख रहे हो 3। क्या क्या लिख रहे हो? 3। तो पहली वैल्यू क्या आ गई? 3। क्या आ गई? 3। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3, बराबर। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 निकाल लिया। वेयर इज फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2? और इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू इमेजिन। लुक, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है
कि अगर आप यहाँ पे I की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हो और n तक लेके जाते हो, तो पहले चार्ज पे फोर्स के लिए इक्वेशन करेक्ट है। पुट I की वैल्यू 2, तो Q2 R12 R21 कैप, सही है। पुट नेक्स्ट वैल्यू 3, क्योंकि I रन फ्रॉम 2 अप टू n, Q3 R13 स्क्वायर R31 कैप, करेक्ट है। पुट 4 R, यहाँ पे आएगा Q4 R14 स्क्वायर R41 कैप, ये भी करेक्ट है। 5 Q5 R15 स्क्वायर R51 कैप, ये भी करेक्ट है। यही था ना, यही था फोर्स, लुक यही था कि नहीं था, चेक, इट वाज द सेम, था क्या वैसा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5, ऐसा सब ऐड करने गए तो हमको क्या मिला? हमको मिला Q1 Q2 R12 स्क्वायर R21 कैप। सब में से क्या कॉमन निकाला? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर क्या आया? Q2 R12 21 कैप, Q3 R13 स्क्वायर R31 कैप, Q4 R14 स्क्वायर R41 कैप। तो जब पहले चार्ज पे आप फोर्स निकाल रहे हो तो ये नोटेशन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज करेक्ट, राइट। बट व्हेन आई से कि मुझे सेकेंड चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना है, तो मुझे पहले तो ये बताओ कि सेकेंड चार्ज पे कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगाने वाले हैं। 1 स्टार्ट कहां से किया आपने? 1, राइट। तो सेकेंड चार्ज पे फोर्स, और ये Q2 जिस पे चार्ज फोर्स लग रहा है, ये 2, ये 2। यहाँ पे क्या आएगा? 2 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 1, वेरी गुड। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट चार्ज भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 2, करेक्ट। पहली वैल्यू कितनी आएगी? 1। Q2 Q1 R21 स्क्वायर R12 कैप। दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 3, बराबर 3, वेरी गुड। अभी हो गई ना गड़बड़? आपने बोला I रन फ्रॉम 1 टू n, तो 1 2 3 4 सब आना चाहिए। अभी आपने क्या बोला यहाँ पे? 3, तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा I इज नॉट इक्वल टू 2, राइट। सो दैट इज द रीजन कि ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी आया तो डू नॉट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो दिस एक्स्ट्रा थिंग, तो इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे भी लिखते वक्त आप एक काम कर लेना, I रन फ्रॉम 1 कर देना और बोल देना बट I इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? अगर थोड़ा हेवी जाता है नोटेशन तो डू नॉट वरी, जस्ट लीव दिस नोटेशन। मैं आगे जाके वापस लाऊंगा इसको जहां जहां जरूरत है। इज दिस क्लियर? पक्का? तो टोटल फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R41 कैप। तो जस्ट वेरी क्विक रिकैप। हमारे पास टोटल n चार्जेस थे, हमको फोर्स निकालना है फर्स्ट चार्ज पे F12 बार प्लस F13 बार प्लस F14 बार अप टू F1n बार। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप। यहाँ तक क्लियर? इसमें से सिर्फ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाला तो भी चलेगा, अगर आपको Q1 भी कॉमन निकालना है तो भी चलेगा, डजंट मैटर। So if you want to just take out 1 upon 4 pi epsilon 0 common, that is perfectly fine. यहाँ पे लिख सकते हो Q1 Q2 upon R12 square R21 cap plus Q1 Q3 upon R13 square R31 cap plus Q1 Qn upon R1n square Rn1 cap. This is the notation that I have given you in notes. तो notes में इतना ही है। यहाँ तक क्लियर? पक्का? Good. So now it is time for us to
to define what is electric field. अगर आपको याद होगा पहला ही लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफाइन किया था। हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the study of charges at rest and related phenomena like electric field and electric potential. So now it is right time for us to define what is electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हाट हैव वी अंडरस्टूड सो फार? हमको क्या पता है, अगर हमारे पास एक चार्ज है और अगर इसके पास में और एक चार्ज है, राइट, तो क्या होगा? दोनों में क्या होगा? फोर्स होगा। तो वी नो दैट what do you know is electric charge. Every electric charge exerts a force on another charge. तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट? ना तो क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग, एक होगा थ्योरेटिकल डेफिनेशन, एक होगा मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो पहले थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझ लो अच्छे से, बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। वी नो दैट एवरी चार्ज exerts force of attraction or repulsion on another charge. Force of repulsion if both are of same type. If both are of opposite type, then there is force of attraction. Right? Then question ये है कि ये force हमेशा constant होगा क्या? नहीं, क्योंकि it depends on the distance. So this force goes on decreasing as the distance increases. तो बेसिक आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिफाइन करना है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए फोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। वी नो दैट एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज एंड दिस फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, राइट? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस इज every charge has a region surrounding it. हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन है in which if other charge is brought, that charge experiences force. This space, this region surrounding an electric charge in which another charge experiences force is called as electric field, right? हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये फोर्स कम होता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या? हर एक चार्ज के सराउंडिंग रीजन में जब दूसरा चार्ज आया तो उस चार्ज ने क्या एक्सपीरियंस किया? फोर्स। वो अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो दूसरी बात है, करेक्ट? तो ये जो सराउंडिंग स्पेस है हर एक चार्ज का, जिसमें दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। इस सराउंडिंग स्पेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी विल स्टार्ट विथ थ्योरेटिकल डेफिनेशन एंड धीरे धीरे हम मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बनाएंगे। एंड रिमेंबर, मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन जैसे बताऊंगा वैसा ही याद रखना, क्योंकि जो बुक का लैंग्वेज है वो ज्यादा ही सिंप्लीफाइड है। तो जब जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो समझ में नहीं आता है। दैट इज वाई मैंने अभी आपको समेशन फॉर्म भी बता दिया। गुड। तो यू शुड स्टार्ट विथ वी नो दैट एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज exerts a force on another charge. चाहे वो अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, on another charge. This force goes on decreasing, या फिर this force decreases with increase in distance. Thus every charge has a region surrounding it in which क्या हो रहा है इस रीजन में? Every charge has a region surrounding it. हर एक चार्ज का एक सराउंडिंग रीजन है, उसमें क्या होता है? फोर्स। कौन एक्सपीरियंस करता है फोर्स? कौन सा चार्ज? अनदर चार्ज, in which another charge experiences force.
in which another charge experiences force. Thus, the space surrounding the region surrounding a charge, the space surrounding a charge in which another charge experiences force, in which another charge experiences force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब एक चीज याद रखना, मैं अभी से बता देता हूँ. जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिपरेशन करोगे तो साइड बाय साइड ग्रेविटेशन का भी प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि यू विल सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्स का फॉर्म है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वैसा ही ग्रेविटेशन में M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर. इसका मतलब सारा कॉन्सेप्ट सिमिलर है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है. फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन को मैंने रिलीज कर दिया तो कहाँ जाएगा? क्यों नीचे जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ये मास है और अर्थ भी एक मास है. ये जो मास है पेन, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है. तो जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में जाने के बाद फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सिमिलरली एक मास दूसरे मास के फील्ड में जाने के बाद फोर्स एक्सपीरियंस करता है. सो दिस पेन, दिस मास इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. और यू नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेवर रिपल्सिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. दैट इज व्हाई दिस पेन विल फॉल डाउन. ऊपर नहीं जाएगा, ये हमेशा नीचे आएगा. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, डिपेंडिंग ऑन दोनों चार्जेस सेम टाइप के हैं कि डिफरेंट टाइप के, अनलाइक है कि लाइक चार्जेस है. तो दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ग्रेविटी. सिर्फ डिफरेंस सिर्फ दो ही है. एक वहां पे मासेस इन्वॉल्व है, यहाँ पे चार्जेस इन्वॉल्व है. वहां पे फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है. यहाँ तक क्लियर? अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल डेफिनेशन. The region or space surrounding any charge in which other charge experiences force is called as electric field. Well, by the way, यहाँ पे force कौन सा force? Electrostatic force. But mathematically, अब देखो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्यों चाहिए. सपोज मेरे पास एक चार्ज था, मेरे पास एक दूसरा चार्ज था, इन दोनों का अपना अपना फील्ड है, राइट. देन मेरे पास एक तीसरा चार्ज है. वो तीसरा चार्ज अगर पहले चार्ज के फील्ड में जाता है तो पहला चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा. वही चार्ज अगर दूसरे फील्ड में आता है तो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा. करेक्ट. द क्वेश्चन इज, क्या दोनों चार्जेस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करेंगे? आंसर इज नो, डेफिनेटली नो. तो कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, कौन सा चार्ज कम फोर्स एक्सर्ट करता है, ये हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते ना. हम बार बार लिखेंगे क्या? वी नो दैट दिस फर्स्ट चार्ज इज लार्ज अमाउंट चार्ज, हेंस इट एक्सर्ट्स लार्ज फोर्स. द सेकंड चार्ज इज स्मॉल अमाउंट चार्ज, हेंस इट एक्सर्ट्स स्मॉल फोर्स. नंबर वन नहीं कर सकते. नंबर टू, डिस्टेंस भी मैटर करेगा. अगर ये 1 सेंटीमीटर पे है पहले चार्ज की फील्ड में और दूसरे चार्ज की फील्ड में 2 सेंटीमीटर पे है, तो डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, राइट. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. तो इसके लिए हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए. वी वांट टू हैव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला व्हिच विल टेल अस कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करते हैं. अब मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छे से सुन लेना. वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन कंफ्यूजन कम होगा उससे. ये जो चार्ज था Q1, इसको मैंने नोट में बोला है कैपिटल Q. फील्ड किसका है? कैपिटल Q या फिर Q1 का. करेक्ट. हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो फील्ड किसका है? तो सोर्स ऑफ फील्ड अर्थ है कि हम है? अर्थ. यहाँ पे फील्ड किसका है? तो ये सोर्स चार्ज है. ये कौन है? सोर्स चार्ज. तो जब जेई नीट के क्वेश्चन में लूंगा तो मैं इसको Q1 Q2 नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है. मैं इसको बोलूंगा QS, सोर्स चार्ज.
सोर्स चार्ज की फील्ड में दूसरा चार्ज आया, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, राइट। तो फील्ड किसका? सोर्स का। और उस फील्ड में चार्ज कौन है? टेस्ट चार्ज है। आपके बुक के हिसाब से, नोट्स के हिसाब से, सोर्स इज कैपिटल क्यू, टेस्ट इज स्मॉल क्यू, राइट। मैथमेटिकली देखो दो चीज होगा। ये फील्ड था, हमको पता है कि जितना टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के पास में है उतना ही फोर्स ज्यादा है, मतलब उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे फोर्स कम होते जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हम सिंपल सा काम करते हैं। हमको पता है कूलम्स लॉ, मतलब हम फोर्स तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। फोर्स 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स पता है, हमको क्या डिफाइन करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिफाइन करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? फोर्स। क्या फॉर्मूला है? 1/4πε0 कैपिटल क्यू विच इज Q1 या फिर QS, Q2 विच इज स्मॉल क्यू या फिर QT अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिर्फ इतना सा काम करते हैं, जो टेस्ट चार्ज है इसको ले लेते हैं +1 कूलम। कितना लेते हैं? +1 कूलम। तो जो फोर्स का फॉर्मूला पहले था क्या था? 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। अब सेकेंड चार्ज को हमने क्या ले लिया? 1। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहां से मैं ये हटा दूंगा। तो देन इसी फोर्स को बोल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो हमने क्या किया? हमको मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना था, मतलब इक्वेशन चाहिए था। हमको पता क्या है, वहां से स्टार्ट किया। क्या पता है? फोर्स पता है, क्योंकि कूलम्स लॉ अभी अभी सीखा हमने। फिर हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। किसका करना है? सोर्स का करना है, राइट। तो दूसरा चार्ज था उसको 1 बना दो। तो जो भी फोर्स का फॉर्मूला बनेगा उसी को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। दस मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसने एक्सपीरियंस किया? स्मॉल क्यू। लेकिन क्या है वैल्यू? क्या है उसकी? +1 कूलम। अभी फिजिक्स में कभी भी प्लस को प्लस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। 1 को 1 नहीं बोलते, उसको बोलते हैं यूनिट। तो ये चार्ज कौन सा है? यूनिट पॉजिटिव। पॉजिटिव यूनिट की जगह क्या बोलते हैं इसको? यूनिट पॉजिटिव। तो ये चार्ज कौन सा है? यूनिट पॉजिटिव। thus electric field is the force experienced by unit positive charge in the field of a given charge at that point। हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड is the force सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस किसने किया? एक्सपीरियंस बाय +1 कूलम। मतलब कौन? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ था? इन द फील्ड था। किसकी फील्ड में था? सोर्स चार्ज की। इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, यहाँ पे मैं बोलूंगा इन द फील्ड ऑफ गिवन चार्ज। ओके, इन द फील्ड ऑफ गिवन चार्ज। लेकिन एक चीज मिस हो गई, एट दैट पॉइंट। क्यों एट दैट पॉइंट? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुआ तो फोर्स भी चेंज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। रिमेंबर दिस, ये याद रखना, हमेशा याद रखना कि एट दैट पॉइंट क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि ये सोर्स चार्ज है और हमारे पास टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज तो आपने यूनिट पॉजिटिव ले लिया, सोर्स चार्ज था कैपिटल क्यू, राइट। तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन एट दैट पॉइंट, मतलब एट अ फिक्स्ड पॉइंट। डिस्टेंस चेंज तो फील्ड भी चेंज, डिस्टेंस चेंज तो फोर्स भी चेंज। यहाँ तक क्लियर, राइट। देन अगर ये क्लियर है, अब इमेजिन मेरे पास +1 कूलम चार्ज नहीं है ही नहीं। आई डोंट हैव दिस। मेरे पास +1 कूलम छोड़ के सारे चार्जेस है,
मेरे पास 1.1 कूलम भी है, मेरे पास 0.99 कूलम भी है, बस मेरे पास 1 कूलम नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, वो छोड़ के सब है, फिर क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं है चार्ज तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करेंगे, बराबर? बराबर ना? Sorry, we don't have unit positive charge. We know that electric field is defined on using unit positive charge. So electric field is defined using unit positive charge, and we don't have unit positive charge, and hence we cannot define electric field. थिंक फॉर्मूलाज ऐसे बनते हैं जब आप थोड़ा सा सोचते हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ से बनाया आपने? फोर्स से, बराबर? तो यू स्टार्ट बाय सेइंग कि हमको पता है फोर्स इज 1/4πε0 सोर्स चार्ज विच इज क्यू। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज था कैपिटल क्यू, टेस्ट चार्ज था स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए सिर्फ स्मॉल क्यू क्या होना चाहिए? 1। अगर स्मॉल क्यू 1 हो गया तो उसको क्या बोल देंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक काम करो, हमारे पास +1 कूलम नहीं है, तो एक काम करो, बहुत सिंपल सा काम है, एक्सट्रीमली सिंपल। ये जो क्यू है ना, इसको दोनों साइड से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ? कैंसल, गायब हो गया हो। तो बराबर ये फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बन गया। यस, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? F/Q, इसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये चार्ज कौन सा था? ये टेस्ट चार्ज था, क्योंकि डिवाइड किससे किया? टेस्ट चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। करेक्ट? अब अगर ये आ गया तो इसका ऐसा यूनिट मिल जाएगा। व्हाट इज फोर्स का ऐसा यूनिट? व्हाट इज चार्ज? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर कूलम, बराबर? अगर ये मिल गया तो ऐसा यूनिट हो गया, तो डायमेंशन मिल जाएंगे। फोर्स क्या होता है? m1l1t-2। चार्ज क्या होता है? चार्ज ये फंडामेंटल नहीं है, मैंने कल भी बताया था। चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट के लिए लिखते हो a, टाइम के लिए लिखते हो t। ऊपर जाएगा तो m1l1t-3, क्योंकि t-2 और t-1 and a-1। so these are the dimensions of electric field, right? गुड। अब एक चीज रह गई, बहुत बहुत फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए। फिजिक्स डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बेसिक्स। गोइंग बैक टू चैप्टर नंबर 2, कौन सा था चैप्टर नंबर 2? वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 1 हमको ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस तो राइट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी तो राइट हैंड साइड पे भी वेलोसिटी। लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म है जो वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड पे 3 टर्म है, वो तीनों के तीनों कौन होंगे? वेलोसिटी होंगे, राइट? और चैप्टर नंबर 2 हमको ये बताता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर है। फोर्स क्या था? वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर? गुड। ऊपर से चैप्टर नंबर 2 हमको ये भी बताता है कि जब हम a बार इक्वल टू b बार लिखते हैं, मतलब these two are equal vectors। इक्वल वेक्टर मतलब they have same magnitude and same direction। दोनों वेक्टर सेम टाइप के हैं, दोनों डिस्टेंस या फिर दोनों वेलोसिटी या दोनों एक्सेलरेशन या दोनों फोर्स, राइट? These are of the same type, also they have the same magnitude, also they have same direction। if I put a minus sign, same type of vectors मतलब velocity, right? Magnitude is same but direction is opposite। multiply by n मतलब these two vectors have same direction but different magnitude। divide by n मतलब same, these two vectors have same direction but different magnitude। अब look,
यहाँ पे E और यहाँ पे F, नेगेटिव साइन है क्या यहाँ पे? नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? सेम आएगा, करेक्ट, बट ओनली डिफरेंस इज मैग्नीट्यूड। तो E इक्वल टू F/Q लिखना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ हैव सेम डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली फाइंड करने के लिए जब मैंने बोला, क्योंकि फोर्स वेक्टर था तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ज्यादा क्लियर? अब मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया ना आपने, कैसे फाइंड किया? फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, राइट? तो 1/4πε0 क्यू, क्यू क्या था? सोर्स चार्ज था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखोगे? 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट? अब ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको डिफरेंस बताता है, किस में डिफरेंस बताता है? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में। फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों में ही। और दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज। याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएंगे। एक है फोर्स, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है पोटेंशियल, राइट? चारों के चारों सेम दिखते हैं, दे लुक सिमिलर, लाइक ट्विंस। फर्क बताना डिफिकल्ट होता है, तो हम कैसा करते हैं? दो ट्विंस रहे तो कैसे फीचर ढूंढते हैं? ढूंढते हैं ना फीचर। हाँ, इसी इसका हाइट थोड़ा सा कम है ना, मे बी द हेयर्स आर लिटिल ग्रे, मे बी देयर इज अ स्पॉट, राइट? करेक्ट। तो ये दोनों भी ट्विंस है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे दोनों के दोनों चार्जेस आते हैं, यहाँ पे एक ही चार्ज आता है, और ये एक ही चार्ज कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। बाकी सब सेम। 1/4πε0 Q1/r² इज इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 Q1/Q2/r² इज फोर्स, राइट? और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगले जो दो ट्विन आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो बाद में देखेंगे हम लोग, बट रिमेंबर 2 साल तक याद रखना है ये। तो गोइंग बैक टू इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, अब ऐसा है, हम शुरू से, मैंने पहले ही बता दिया था कि फिलहाल जब तक बेसिक फॉर्मूला डेवलप करने हैं तो दोनों के दोनों फोर्सेस कौन से होंगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। मैंने कल ही बताया था कि जब हम बेसिक बेसिक डेफिनेशन बनाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हम चार्जेस को पॉजिटिव लेके चलते हैं, राइट? तो सोर्स चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। टेस्ट चार्ज क्या था? पॉजिटिव था, राइट? इसको हमने बोला था चार्ज नंबर 1, इसको हमने बोला था चार्ज नंबर 2, करेक्ट? फील्ड किसका है? Q1 का। उसकी फील्ड में ये चार्ज इस रीजन का डॉन है, राइट? उसके एरिया में कोई और घुस के आया अंदर, क्या करेगा वो? क्या करेगा? पुश, राइट? तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? Q2 कर रहा है, राइट? डायरेक्शन क्या है? 1 to 2। डायरेक्शन क्या है? 1 to 2, 1 to 2। तो डायरेक्शन क्या है? R1 to कैट, मतलब अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए आपने इस टेस्ट चार्ज को कितना बना दिया? 1 कूलम। कितना बना दिया? +1 कूलम, बराबर। और हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे। अवे किससे? सोर्स चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन बनाते वक्त हमने सोर्स चार्ज को क्या लिया है? पॉजिटिव। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज? अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये अगले टॉपिक का बेस बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सो फार हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या देखा? वी नो दैट एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज exerts a force on another charge. This force goes on decreasing with increasing distance. Thus, every charge has a region surrounding it in which another charge experiences force. Thus, the space surrounding
a charge in which another charge experiences force is called as electric field. Mathematically, electric field is the force experienced by unit positive charge in the field at a point of given charge. Now that's clear, right? Mathematically, electric field is the force experienced by unit positive charge in the field of given charge, in the field of given charge at that point. Now that's clear? Good. अब फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया हमने, दो चार्जेस ले लिए. कौन से चार्जेस? कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू. तो लेट कैपिटल क्यू, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, सोर्स चार्ज, एंड स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज be the two charges separated by distance r, right? We know that force between them is given by what is the force between them? F equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 capital Q small q by r square. Small q टेस्ट चार्ज था, और by definition of electric field small q क्या होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव. यूनिट पॉजिटिव नहीं है तो एक काम करो, आप बोलो by definition of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज होना चाहिए था 1, नहीं है. हमने फोर्स को डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज से और इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये बाय डेफिनेशन आया, कहीं पे नहीं समझा के दिया कि ऐसा डिवाइड क्यों किया. अरे बाबा तुम टेस्ट चार्ज को 1 ले रहे हो, नहीं था मेरे पास 1 कूलम, डिवाइड कर दो, खत्म करो बात. डिवाइड करो, उससे भी सिंपल, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, हो गया, डन. तो व्हाट इज एफ अपॉन क्यू? क्या है? ई है. क्या है? ई है. हो गया, डन. तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब ये कैपिटल क्यू मतलब सोर्स की टेस्ट, सोर्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में टेस्ट चार्ज आता है क्या? नहीं आता है. कौन सा आता है? सोर्स. लेकिन जब इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखते हो तब कौन आता है? टेस्ट. अब फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. तो जेई नीट में जहां जहां कंफ्यूजन के चांसेस है वो सारे खत्म करने हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अच्छा ये है ही तो इसको यूज कर लेते हैं ना, बेटर विल जस्ट यूज दिस टू. फाइन. हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2. फाइन, करेक्ट. फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. मुझे अगर पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय आर स्क्वायर. ये बन जाएगा सोर्स, ये बन जाएगा टेस्ट. सपोज मुझे उल्टा करना है, मुझे सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय आर स्क्वायर. ये बन जाएगा सोर्स, ये बन जाएगा टेस्ट. बराबर. क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर चार्ज नंबर 2 टेस्ट चार्ज पहले चार्ज के फील्ड में है तो पहला चार्ज भी सेकंड चार्ज के फील्ड में है. अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो अर्थ भी हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड में. इट इज द अदर वे अराउंड, राइट? तो दोनों कनेक्टेड है. तो अगर पहले E1 फाइंड करना है तो यहाँ पे कौन आया? Q1. E2 फाइंड करना तो कौन आया? लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ फोर्स फाइंड करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज. अगर E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का है तो टेस्ट कौन है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर सेकेंड का फील्ड है तो टेस्ट कौन है? Q1. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हो गया. यहाँ पे 1 तो वहां 2, यहाँ 2 तो वहां पे 1. इज दिस क्लियर? तो जेई नीट में इतना सिंपल नहीं पूछते जितना स्टेट बोर्ड में आएगा, तो ये याद रखना चाहिए. गुड. अब यहाँ तक समझ में आया, मतलब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन तो आ गया.
1/4 pi epsilon 0 q by r square. But wait, but what do you know? We know that force is a vector quantity, and hence electric field is also a vector quantity. Electric field is also a vector quantity, and it has the same direction as that of force, and it has the same direction. जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा. इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स, राइट? करेक्ट. तो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स? दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो तो फोर्स है रिपल्सिव. तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है. रिपेल करना मतलब अवे, राइट? अवे. तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज is directed away. Of a positive charge is directed away. यहाँ तक क्लियर? So now you are prepared to go for the next topic. अगला टॉपिक अगर इजी से समझना है और याद रखना है, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा and I will introduce and only then we will stop. इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से क्लियर. what is the formula of electric field? Force charge upon distance square. What is direction of electric field? अवे. क्यों अवे? क्योंकि हमने कौन सा चार्ज लिया था? पॉजिटिव. अब इमेजिन हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है, सम सोर्स चार्ज, लेट अस से प्लस कैपिटल Q. हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज प्लस स्मॉल q है, राइट? करेक्ट. अब मैं अगर इस टेस्ट चार्ज को +1 कूलम बनाता हूं, कितना? +1 कूलम. सबसे पहले बताओ ये प्लस Q चार्ज इस पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा? रिपल्सिव. और ये जो फोर्स है ये क्या होगा? अवे होगा. क्या होगा? ये अवे. मतलब ये चार्ज कहाँ जाएगा? अवे जाएगा. कहाँ जाएगा? अवे. अब माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करना डिफिकल्ट जा रहा था. ही थॉट कि अरे क्या सब चल रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड. उसने क्या किया? एक प्लस चार्ज लिया, एक माइनस चार्ज लिया. तो टेस्ट चार्ज कौन है? यूनिट पॉजिटिव, राइट? ये कौन है? +Q. वो कौन है? तो मुझे बताओ +Q चार्ज क्या करेगा? रिपेल. -Q क्या करेगा? तो चार्ज, this unit positive charge will move from positive charge and end at negative charge. तो जिस पाथ के अलोंग वो मूव होगा, इस पाथ को बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, राइट? करेक्ट. So the path along which a unit positive charge moves is known as electric line of force. Electric line of force कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ? तो इलेक्ट्रिक field lines always start from positive charge and end at negative charge, correct? So to imagine the concept of electric field, we take a unit positive charge in presence of +Q and -Q charge. प्लस उसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, और माइनस उसको खुद के पास बुलाएगा, पुश एंड पुल. तो ये जो चार्ज है ये एक कर्व के अलोंग मूव होगा. ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. The path along which unit positive charge moves is called as electric line of force. And क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन है. हमको पता है डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होते जाएगा. तो ये जो कर्व है
चार्ज किसी भी पॉइंट पे हो, सपोज चार्ज इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस लाइन विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज चार्ज यहां से यहां पे आ गया, तो फिर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो द टेंजेंट ड्रॉन हियर विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये चार्ज पहले कहीं और था, यहाँ था, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमको क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द टेंजेंट ड्रॉन कहाँ पे, टू एनी पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इसके टोटल 7 प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।